हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल बूथ में और मैं हूं आपका दोस्त लीगल बूथ। आज हम एफिडेविट की बात करेंगे। रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी केसेस में मैंडेटरी किया है, उस एफिडेविट को आज कैसे भरना है ये हम डिस्कस करेंगे। तो जब आपकी पत्नी के द्वारा इस तरह का मेंटेनेंस का कोई भी केस फाइल किया जाता है माननीय न्यायालय के समक्ष, तो अब दोनों ही पक्षों को अपना ये एफिडेविट एसेट एंड लायबिलिटीज़ ये जमा कराना मैंडेटरी है। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि सबसे पहले एफिडेविट वाइफ को जमा कराना है कि आपको जमा कराना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये लाइंस पढ़वा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट खोला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनक्लोजर 3 में पॉइंट नंबर बी में ये लिखा हुआ है, The applicant making the claim for maintenance will be required to file a concise application accompanied with the affidavit of disclosure of assets। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्लेम कर रहे हैं उन्हीं को ही एफिडेविट सबसे पहले देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि रिस्पोंडेंट को अपना रिप्लाई इस एफिडेविट के साथ जमा करना है विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स। और कोर्ट यहाँ पर 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऐसा एफिडेविट जमा कराने के लिए रेस्पोंडेंट को प्रदान नहीं करेगी। तो इस लिमिटेड टाइम में आप अपना एफिडेविट जमा करा दें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल कई सारे कोर्ट्स में एक अलग हिंदी रूपांतरण इस एफिडेविट का घूम रहा है, जो कि उसका हिंदी रूपांतरण करते हुए यहाँ पर उसके अर्थ को ही बदल दिया गया है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके जनपद के न्यायालय की वेबसाइट, जो कि ई कोर्ट्स वेबसाइट है, उस पर इस तरह का एफिडेविट अपलोड हो रखा होगा। आप वहाँ से ये एफिडेविट डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो इस एफिडेविट और इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लगा कर दे दूँगा। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके भर के दे सकते हैं। अब यहीं पर एक और इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो आपको दे देना चाहता हूँ कि अगर कोई मजदूर है या फिर कोई भूमिहर किसान है तो उन्हें इस तरह का एफिडेविट माननीय न्यायालय में जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जजमेंट में ये दिखा भी सकता हूँ। अब ये देखिए, इसमें पेज नंबर 36 पर ये लिखा है, इन केस द पार्टीज बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन BPL आर कैजुअल लेबर्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग द एफिडेविट वुड बी डिस्पेंस्ड विद। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं अब एफिडेविट की। तो पॉइंट नंबर 1 से, पेज नंबर 1 से अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ भर दीजिए, एज भर दीजिए। आप अपनी एज यहाँ पर दिखाइए और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर ए पे चलते हैं। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका एज एंड मेल एंड फीमेल। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर आपको बताना होगा कि आप मैट्रिमोनियल हाउस में रह रहे हैं या फिर पेरेंटल होम में रह रहे हैं या फिर वो आपका अपना रेजिडेंस है। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ सेपरेशन और जनरल मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको देने हैं। अब यहीं पर एक जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें ये कहा गया है कि आपकी पत्नी को आप ही के जैसा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप अपने खर्चों को जनरली ठीक ही दिखाएं, ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर ना दिखाएं। अब पार्ट बी इसका है, जिसमें कि डिटेल्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेनेंस बीइंग पेड। अब यहाँ पर आपको इस पूरे पैरा में आपको ये डिटेल देनी है कि आपके बीच कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं और क्या कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर अभी तक पास हुआ है या नहीं हुआ है। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर सी की तरफ। तो इसमें अब आपको अपने डिपेंडेंट्स का इन्फॉर्मेशन देना है। अब डिपेंडेंट्स यहाँ पर कौन हो सकते हैं? आपकी छोटी बहन, भाई, आपके माता पिता आपके डिपेंडेंट हैं, आप उनकी डिटेल्स यहाँ पर दीजिए। अब यहीं पर आपको डिस्क्लोजर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ डिपेंडेंट्स, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए नॉट अवेलेबल। अब चलते हैं द अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस कितना है जो कि आप डिपेंडेंट के एवज में खर्च करते हैं, वहाँ पर ये डिटेल आपको देनी है। ये भी आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत दीजिए। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर डी की तरफ। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या आपका कोई चाइल्ड है या फिर आपका कोई डिपेंडेंट है जो कि सीरियस बीमारी से इस टाइम पर सफ़र कर रहा है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर के देंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर ई की तरफ। इसमें आपको डिटेल देना है आपके बच्चों का। तो यहाँ पर अगर बच्चा आपकी कस्टडी में है या फिर
आपके पास किसी एक बच्चे की कस्टडी है तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी उसके खर्चे, उसके मेडिकल, फूड और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी आप यहाँ पर इस टैब में भरकर देंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर एफ की तरफ। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम देना है, आपकी डेजिग्नेशन देना है, आपका मंथली इनकम देना है। यहीं पर अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो आपको अपनी सैलरी सर्टिफिकेट भी देना है, जो कि सैलरी स्लिप होती है। यहाँ पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट्स भी सबमिट कराने हैं। अगर आपको सैलरी से अलग कोई अलाउंसेस, बेनिफिट्स या प्रोक्यूजर्स मिलते हैं तो पॉइंट नंबर 6 में आपको लिखेंगे। अब यहीं पर पॉइंट नंबर 7 है, जिसमें कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आजकल बहुत ही चतुराई से ये किया जा रहा है कि आपकी पत्नी यहाँ पर हिंदी रूपांतरण का एक एफिडेविट यूज़ कर रही हैं, जिनमें कि वो लिख रही हैं कि क्या विपक्षी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, और वो यहाँ पर सिंपली इसके सामने नो 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 लिख के आगे बढ़ जा रही हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेकर एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ जो एफिडेविट आपके विपक्षी ने दिया है उसको लेकर बैठिए। एक एक पॉइंट को आप आपस में मैच करिए और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप माननीय न्यायालय के समक्ष एक ऑब्जेक्शन फाइल करिए कि इन्होंने जो एफिडेविट दिया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया है और इन्होंने अपने द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को छुपा लिया है, जिससे कि ये कोर्ट से बेनिफिट प्राप्त करना चाहती हैं। अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स यहाँ पर कौन सी देनी है? एक तो आपको देनी है 1 ईयर प्रायर टू मैरिज, आपकी शादी होने से पहले 1 साल की, फिर आपके सेपरेशन से पहले 1 साल की, और तीसरी रिटर्न आपको यहाँ पर देनी है जब मेंटेनेंस का जो सूट है वो फाइल हुआ है उस टाइम की। अब वहीं पर पॉइंट नंबर 8 में अगर आपका कोई अदर इनकम है जो कि रेंट, इंटरेस्ट, शेयर, डिविडेंड, कैपिटल गेन, एफडीआर, डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड आदि से है, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी देंगे। यहीं पर अब आपको अपने 3 साल की बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर अटैच करनी होंगी। तो पॉइंट नंबर जी की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आपको आपके एसेट्स की डिटेल देनी है, मूवेबल या रिमूवेबल। अब यहाँ पर आपको जो छोटी मोटी एसेट्स हैं उनकी डिटेल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे आपकी कोई घर है या कोई फ्लैट है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है या फिर कोई कार आपके नाम है, तो वहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी है। अगर आपने कुछ लोन्स लिए हुए हैं तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से आपको पॉइंट नंबर जी में ये सभी अपनी एसेट्स की डिटेल यहाँ पर देनी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर एच की तरफ। यहाँ पर आपको अपने लोन्स, लाइबिलिटीज़ की डिटेल देनी है कि कितने लोन्स आपके चल रहे हैं, कितनी ईएमआई आप पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा डिटेल आप यहाँ पर देंगे। पॉइंट नंबर आई में अगर आपकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से है, जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक कोई टीचर है, कोई डॉक्टर हैं, तो वो अपनी इनकम की डिटेल्स यहाँ पर देंगे। यहाँ पर वो अपनी बनाई हुई फर्म, कंपनी के डिटेल्स यहाँ पर देंगे। नेट इनकम वो अपनी यहाँ पर सबमिट करेंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर जे की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डेपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनकम, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ अदर स्पाउस। अब यहाँ पर आप इस वाले टैब को यूज़ कर सकते हैं अपनी वाइफ के सभी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज़ आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए। उसका नाम आप यहीं पे लिखिए और आप अपने ही एफिडेविट में अपनी और उसकी दोनों की जानकारी दे दीजिए। इससे बहुत अच्छा रहेगा ये आपके केस के लिए कि आप दोनों ही पक्षों की एसेट और लाइबिलिटीज़ और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर माननीय न्यायालय के समक्ष रख दे रहे हैं। ये जानकारी आप अपनी सीमित जानकारी के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी वाइफ है जिसने मेंटेनेंस का केस आपके अगेंस्ट फाइल किया है, उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है। आप यहाँ पर लिखिए यस सी इज अर्निंग, अगर वो अर्न कर रही हैं तो वो जॉब कर रही हैं या फिर किसी अन्य सोर्स से वो कमा रही हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर उनकी भर दीजिए। यहाँ पर अगर आपका जो एप्लीकेंट है या फिर आपकी स्पाउस हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं, तो उस तरह की डिटेल्स आपकी यहाँ पर आएंगी। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन की। इस एफिडेविट के साथ एक डिक्लेरेशन भी फाइल करना होता है, जिसमें कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपके द्वारा भरी गई ऊपर सभी इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो जानकारी है वो आपके हिसाब से एकदम सही है। अब यहीं पर ये पॉइंट नंबर 3 आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि आपके द्वारा इस एफिडेविट में दी गई सभी जानकारियाँ आपने अच्छे से पढ़ ली हैं और आप ही के द्वारा ये इसमें फिल की गई हैं। अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा गलत दी जाती है या छिपाई जाती है तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई इंडियन पिनल कोड में की जाएगी। अब यहीं पर इस एफिडेविट को भरते हुए आपको अपनी सभी इनकम से रिलेटेड जानकारियाँ, जैसे कि आपके सैलरी स्लिप, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके लाइबिलिटी से रिलेटेड अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो लोन ईएमआई शेड्यूल और लोन डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आप अपने इस एफिडेविट के साथ अटैच कर दीजिए, क्योंकि जिस टाइम पे आपकी आर्ग्यूमेंट इंटरिम मेंटेनेंस या फिर फाइनल मेंटेनेंस पर होगी उस टाइम पर आपके एफिडेविट के साथ आपकी पूरी आर्थिक स्थिति और आपके जो
विपक्षी हैं उनकी पूरी आर्थिक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष होगी, और यहाँ पर अगर इस तरह का कोई जजमेंट आपके खिलाफ भी आ जाता है तो आपके पास पूरा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी हायर कोर्ट में जाने की कि माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से ये पूरे तथ्यों को ध्यान में ना रखते हुए मेरे खिलाफ इस तरह का ऑर्डर पास कर दिया गया है। मुझे आशा है आप इस वीडियो से अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको नेहा रजनीश का जो एफिडेविट है वो फिल करना है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस एफिडेविट से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दे पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।